तो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो जो है बनाया जा रहा है, जिस वीडियो के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं गणित के मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत हल करेंगे। वीडियो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हर एक सवाल वीडियो के आपको बताए जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझें। कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ सारे सवालों को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। आपका मॉडल पेपर है, प्रादर्श प्रश्न पत्र जो है, उसके सवाल नंबर 2 से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 1 मैं लाइव सेशन में ले लूंगा क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो सवाल नंबर 2 से आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। जो कि सवाल नंबर 2 कहता क्या है कि आपको एक गुणनखंड दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 16 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। x स्क्वायर माइनस 16 का आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। जब कभी भी आपको गुणनखंड करना हो तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि जो भी संख्या दी हुई है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को 0 के बराबर कर लेंगे, यानी कि इतने बराबर क्या कर लेंगे, 0। अब हमको गुणनखंड करने का मतलब यह होता है कि उसमें जो भी चर राशि है x, यहां पे हालांकि क्या है, x है, x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ABCD MNOP QRST और XYZ कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे क्रम में हम क्या करेंगे, हमें इस x का मान ज्ञात करना है, तो x के साथ जो भी लिखा है उसको बॉर्डर के उस पार भेज देंगे। तो x स्क्वायर के साथ में 16 लिखा है, बॉर्डर के जब 16 उस पार जाएगा तो माइनस का 16 परिवर्तित होकर किस में हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। स्क्वायर जब बॉर्डर के उस पार जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर जब बॉर्डर के उस पार जाता है तो रूट बन जाता है, तो अंडर रूट हो जाएगा 16, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि x स्क्वायर की। अब देखिए अंडर रूट 16 क्या चीज है। अंडर रूट 16 का मतलब यह है कि 16 की पावर कितना है, 1/2 है। 16 की पावर कितना है, 1/2 है। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, और 4 के पावर 1/2 ऑलरेडी है, तो इस 2 से यह 2 आपका कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से अंडर रूट 16 का जो मान होता है कितना होता है, 4। और जब कभी भी गुणनखंड कर रहे हैं आप तो और करड़ी को हटाते हैं, रूट को हटाते हैं, तो प्लस और माइनस जरूर लिखिएगा। तो आपका x की जो वैल्यू आएगी वह प्लस माइनस का कितना आ जाएगी, आपकी 4। अब अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या तीसरे को देखें तो प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि 3, 7 और 21 का मध्यानुपाती निकालना है। यानी क्या क्या दिया है, 3, 7 और 21 का आपको क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना है, और उस मध्यानुपाती को हम मान ले रहे हैं x। हमारे पास 4 संख्याएं होनी चाहिए, और जब 4 संख्याएं हमारे पास हो गई ना, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि 2 को तो हम अनुपात के रूप में लिख लेंगे, और तीसरे के रूप में हम क्या लगाएंगे, समानुपात लगाएंगे। फिर से इन दोनों को किसके रूप में लिख लेंगे, अनुपात के रूप में लिख लेंगे। संख्याओं को जब कभी भी मध्यानुपाती निकालना हो तो चारों संख्याओं को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। 3:7 का मतलब होता है 3/7, यानी अनुपात का मतलब होता है भाग देना, तो 3 का भाग दिया जा रहा है 7 से। समानुपात के जगह पे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। 21 अनुपात x लिखा हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका 21/x। अगले क्रम में इसका तिर्यक गुणा कराएंगे। x का गुणा 3 के साथ होगा 3x बराबर 7 का गुणा 21 के साथ होगा, तो 21 इंटू कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। 7, 3, पहले 7 दिया हुआ है, पहले 3 नहीं है, पहले यहां पे 7 है, तो पहले अगर 7 कर लेंगे, पहले 7 है तो यहां ऊपर में आपका 7 हो जाएगा, नीचे में आपका 3 हो जाएगा, तो x का गुणा 7 के साथ होगा तो आपका हो जाएगा 7x, और इसके साथ क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 7 को हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पास भेजना पड़ेगा, तो 21 इंटू 3 बटे कितना हो जाएगा, आपका 7। अब 7 को हम 21 से काटें तो कितनी बार में, 7 एकम 7 और 21 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21, और 3 का गुणा जब 3 में होगा तो कितना आ जाएगा, आपका 9। इधर आपका x है तो x का मान कितना आ गया, 9 निकल के आ गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या चौथा है, कहता है कि ए 2 बिंदु दिया हुआ है और उन बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। एक बिंदु दिया है, जैसे एक बिंदु दिया है, एक रेखा है,
जैसे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया है 2 3 और 2 7। ए का मान दिया है 2 3 और बी का मान कितना दिया है? 2 और 7। अब इसके आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और इनके बीच क्या है? एक रेखा है। अब इस रेखा पर अगर कोई हम मध्य बिंदु यहां पर ओ बना दें तो उस मध्य बिंदु ओ का क्या हमसे पूछ रहा है? निर्देशांक। अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति में याद हो तो हमने बताया था आपको क्या? मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो जो आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x और y। इस प्रकार से हम लिखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक को। और x को हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2 इसको लिख लेते हैं, और कामा y1 प्लस y2 बटे 2। यह आपका होता है सूत्र किसका? मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी यह जो आपका मध्य बिंदु है x एंड y, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आपका यह होता है। तो इसका फार्मूला यानी कि x इन y का हमारा मान कितना हो जाएगा? x1 का मान। अब यहां से अगर हम देखें थोड़ा सा इसको, मैं x1 y1 का मान निकाल लें। x1 का मान आपका 2 है, x1 का मान x1 बराबर कितना है? 2 है, और x2 बराबर कितना है? x2 भी बराबर कितना है? 2 है। इसी प्रकार से y1 बराबर कितना है? 3 है, और y2 बराबर कितना है? y2 बराबर आपका है 7। अब इस सूत्र पर अगर हम इसका मान निकालें तो इस सूत्र को अगर हम यहां से अप्लाई कर दें तो इस सूत्र पर x1 का मान कितना है? 2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2 बटे 2, 2 प्लस 2 बटे 2, और यह आपका हो जाएगा 3। y1 का मान 3, y2 का मान 7, तो 3 प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा? 2। अतः यहां से 2 प्लस 2 4, 4 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? आपका 2 आएगा, और 3 और 7, 7 3 10, 10 में जब 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 5 है, कहता है कि आपको मान ज्ञात करना है किसका? सेक 70 अंश। सेक आपको मान ज्ञात करना है कितना? सेक 70 बटे कोसेक 20, सेक 70 बटे कोसेक 20 और प्लस साइन 59 बटे कॉस 31। साइन 59 बटे कॉस 31 का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब अगर हम सेक 70 को देखें तो सेक 70 को हम यह तो लिख 70 को हम 90 माइनस 20 तो लिख सकते हैं ना, बड़े आराम से लिख सकते हैं। नीचे वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को हम रख देते हैं कोसेक 20 ही रहने देते हैं, प्लस साइन 59। तो इसको हम साइन को अगर 90 के रूप में परिवर्तित करें 59 को, तो 59 को हम 90 माइनस 31 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 31 घटाएंगे तो क्या आएगा? 59 आएगा। 90 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा। और इस प्रकार से नीचे आप लिख देंगे कॉस 31। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो 90 थीटा होता है, 90 थीटा सेक को कोसेक में और साइन को कॉस में, कोसेक को सेक में और कॉस को साइन में, टेन को काट में, काट को टेन में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो सेक है यह 90 थीटा सेक को किस में बदल देगा? सेक को बदल देगा कोसेक थीटा में, और थीटा के जगह पे कितना है? 20 है। तो यह आपका कितना हो जाएगा? कोसेक 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोसेक 20 हो जाएगा। और यहां पे यह आपका क्या हो जाएगा? कोसेक 20 आपका है ही। दूसरी चीज कि 90 माइनस थीटा अगर आपको पता हो, यह आपका चतुर्थांश है, यह फर्स्ट चतुर्थांश, यह सेकेंड चतुर्थांश, यह थर्ड, और यह क्या होता है? फोर्थ होता है। तो पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं और पहला होता है 90 माइनस थीटा। तो इसमें कोसेक या कोई भी रहेगा जो भी आपका, सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, तो प्लस में ही होगा। यह मान आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो साइन को 90 किस में बदलता है? कॉस में। तो यह आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है? 31। तो यह हो जाएगा कॉस 31 इंटू अपॉन कॉस 31। तो यहां से सेक कोसेक
20 से कोसेक 20 और cos 31 से cos 31 कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 1 और इसका मान कितना आ जाएगा 1 और इनको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य ये बात है कि लड़के गलती में क्या करते हैं कि जैसे यह कट गया और यह कट गया तो टोटल का उत्तर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। 1 नहीं होगा, बीच में आपका प्लस है। इसका यह जब कटता है कोई भी जैसे भाग देते हैं 10/10 करते हैं तो 10 का पहाड़ा एक बार जाता है तो इसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है। ठीक उसी प्रकार से इसका आंसर कितना आया, 1 आया, इसका आंसर 1 आया और 1 + 1 1 + 1 तो 1 + 1 कितना होगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 5 को हल कर सकते हैं। अब अगर हम प्रश्न संख्या 6 को देखें तो जो आपका प्रश्न संख्या 6 है कहता है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यह आपके कल के भी जो आपका मॉडल पेपर था उसमें भी आया था, 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यह आपका 6वां प्रश्न है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्रश्न कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 + 3 + 4 और +5 +6 +7 +8 +9 और प्लस कितना 10। और हम जब कभी भी इनका हम क्या निकालते हैं, औसत। आपसे बोल रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब कभी भी औसत निकालते हैं तो जितनी संख्याएं रहती हैं उनको जोड़कर और जितनी संख्याएं रहती हैं उनका हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहां टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। तो भाग किसका देंगे, 10 से देंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 और 28 8 36 36 9 45 45 10 55। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 55 बटे कितना हो जाएगा 10। और जब 55 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5.5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 को भी आप हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 7वां है, इसमें आपका एक श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी। कह रहा है कि 24 21 और 18 एक श्रेणी दी हुई है आपकी, 24 और 21 और 18 इस प्रकार से श्रेणी आगे चलती गई है और पूछ रहा है आपको कि कितने पदों का योगफल, पूछता है आपसे क्या कि कितने पदों का योगफल 78 है। कितने पदों का योगफल कितना है, 78 है। यानी कि इसमें Sn का मान आपको कितना दिया हुआ है, 78। और अगर इस समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद अर्थात a को देखें तो a आपका कितना है, 24 है। अगर सर्वांतर d का मान निकालें तो सर्वांतर d यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 21 माइनस पहला पद आपका 24 बराबर कितना आता है, -3। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि पहला पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद आपका होता है सर्वांतर, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी एक अगला पद माइनस उसके पहले वाला पद आपका सर्वांतर कहलाता है। अब हम जानते हैं कि जो श्रेणी के Sn होता है यानी कि n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है वह आपका होता है n/2 और इनटू में आपका होता है 2a + n-1 और इनटू में आपका होता है d। अब हमको सब कुछ का मान पता है, बस इस सूत्र पर सबका मान रखना है। तो यानी कि Sn का मान हमको ज्ञात करना है। तो n का मान तो पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 × a का मान कितना है, 24 है, तो इसको लिख लेते हैं 24 प्लस n का मान तो पता नहीं है, n-1 इंटू में इसके जगह पे कितना रख लेते हैं, -3। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 और यह 24 दुना कितना हो जाएगा, 24 दुना आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। प्लस का -3 का जब n में गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका -3n और -1 का -3 में जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और 1 में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब Sn का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, Sn बराबर दिया हुआ है 78। तो Sn के जगह पे हमने क्या रख लिया, 78। अब इस 2 को अगर हम बॉर्डर के इस पार लाएं, इस 2 को बॉर्डर के इस पार लाएं तो 78 के पास जब 2 आ जाएगा, 78 के पास जब 2 आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग से गुणा में हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 78 × 2 बटे
सॉरी बटे नहीं, ये बराबर बराबर कितना है आपका, यहां बचा आपका n और अंदर कितना बचा 48 प्लस 3 हो जाएगा, तो 48 और 3 कितना हो जाएगा आपका 51 माइनस का कितना 3n, माइनस का कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। अब हमको एक हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। 78 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना 16, 7 दूना कितना 14 और 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 156। और अगर इधर हम n का गुणा करा देते हैं तो यह आपका हो जाएगा 51n और माइनस का 3n स्क्वायर। अब अगर हम सभी पदों को इस साइड लेके आ जाएं तो यहां पे यह हो जाएगा 3n स्क्वायर, माइनस से प्लस में आ जाएगा। 51n जो है यह प्लस से किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 51n और प्लस का यहाँ पे 156 आपका है ही, बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सबसे पहले 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब 3 को कॉमन यहां से ले लिया जाएगा तो यहां बचेगा 9 स्क्वायर, 17 तियां होता है 51, तो यहां बचेगा आपका 17n और इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे तो 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6 हो जाएगा 52 बराबर 0। अब कहेंगे कि जो कॉमन लिए थे वह कहां गया, तो देखिए जैसे अगर यहां पे जो हम कॉमन लिए थे वहां पे अगर 3 हम यहां लिखते, 3 को अगर बॉर्डर के उस पार भेजते, गुणा में है उस पार जाता तो भाग में हो जाता और 0 से 3 भाग करके क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इस 3 को यहां पे हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब ए वाले पद को, पहले पद को और लास्ट वाले पद को लेंगे। पहला पद कितना है 1 है, दूसरा पद कितना है 52 है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 52, यानी कि 52 प्लस का है। कहने का मतलब कि 52 को ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे आना चाहिए, क्या जोड़ने पे आना चाहिए 17। 52 को ऐसा फैक्टर करना है 52 का कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपका 17 आना चाहिए। तो 52 का ऐसा फैक्टर क्या है, तो क्या 13 का पहाड़ा आपको आता है, 13 चौका कितना होता है 52 और 13 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 52 और 13 प्लस का 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 13 प्लस 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हम ये लिख सकते हैं 13 और 4, इस 17 के जगह पे 13 प्लस 4 लिख लेंगे हम। आइए लिख लेते हैं n स्क्वायर है, माइनस का यह है आपका कितना है 13 और प्लस का कितना है 4 और प्लस आपका कितना है 52 बराबर कितना है 0। यह हमने लिख लिया। अब इसके साथ आपका x भी है ना, सॉरी n है, n x नहीं n है, तो n लिख लेंगे इसके साथ। अब n का गुणा अगर इसके अंदर करा दे तो यह आपका हो जाएगा n स्क्वायर, 13 में n का गुणा होगा तो यह आपका होगा 13n और माइनस पहले है, जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस अंदर का गुणा होगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और 4 में n का गुणा होगा तो 4n और साथ में इसके कितना है प्लस का 52 बराबर कितना है आपका 0 है। अब 2 का हम फिर से क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। 2 का हमने क्या कर लिया, पेयर बना लिया। इसमें क्या, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे तो यहां पे एक n बचा और इसमें से n निकल चुका तो कितना बचा आपका 13 बचा। और यहां पे कितना कॉमन है, 4 यहां भी है, 4 इसमें भी है, तो अगर इसमें से हम -4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा, -4 को तो ले लिए कॉमन और अंदर यहां पे बचा n और माइनस कॉमन लिया गया है तो अंदर का चिन्ह पुनः बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और जब 4 कॉमन ले लिया गया है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 52 से जब 4 का भाग दिया जाएगा तो 13 चौका 52 कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा बराबर कितना 0। अब n-13 2 बार है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, n-13 को एक बार लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और जब n-13 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा आपका n और यहां पे आपका बचेगा माइनस का 4 और बराबर क्या 0। तो एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0, हमारा आंसर आ गया। तो अगर यदि हम यहां पे लिख लेंगे, यदि n-13 बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और यदि n-4 बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो n बराबर क्या आ जाएगा, 4 उधर जाएगा तो प्लस से क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो n का अब हमारे पास 2 मान आता है, n बराबर
13 और n बराबर क्या आया हमारा 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि n क्या है, पदों की संख्या। तो हमारे पास श्रेणी में अगर 13 पद होंगे तो भी उसका उत्तर, तो भी उनका योगफल कितना आएगा आपका 78 आएगा, और उस श्रेणी में अगर 4 पद भी होंगे तो भी उसका उत्तर कितना आएगा, उसका योग कितना आएगा 78। अब आप कहेंगे कि कैसे सर, 13 पदों का भी योगफल उतना ही आएगा और 4 पदों का भी योगफल उतना ही आएगा, तो कैसे आएगा? देखिए श्रेणी आगे जा रही है घटती हुई क्रम में, तो आगे जाके क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, और जब माइनस में चली जाएगी तो माइनस की संख्याएं क्या होंगी, घट जाएंगी। तो आपका n यानी पदों की संख्या 13 पदों का योगफल भी इस श्रेणी का 78 होगा और 4 पदों का योगफल भी क्या होगा, 78 होगा। तो इसलिए यहां पे लिख लेंगे कि अतः, एक लाइन इसके स्टेटमेंट में लिख लेंगे कि अतः श्रेणी के 13वें व 4वें पदों का योग, इतने का योग कितना है, 78 है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप सवाल को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो जो मान दिया हुआ है उन मानों को आप लिख लेंगे, उसके बाद आप सूत्र रख देंगे और उस सूत्र का मान जितना भी आएगा उस सूत्र पर रख करके आप हल कर देंगे। उसके बाद n का जो भी मान आएगा वही आपका हो जाएगा पदों का योगफल। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 7 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 8 है, कहता है कि बेलन के आधार की परिधि। सबसे पहले अगर हम बेलन को समझें, कल भी इस सवाल का हमने बताया था इस सवाल को, यानी कि इंपॉर्टेंट है, अगर 2 बार सवाल आ रहा है जो, वह मान लीजिए इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका क्या होता है, बेलन, यानी उसके आधार में जो होता है, आधार का मतलब नीचे, तो उसके नीचे क्या बना होता है, एक वृत्त बना होता है, नीचे भी और ऊपर भी। तो यह आपका दिया हुआ है। इसके आधार का जो व्यास है, सॉरी आधार की जो परिधि है, आधार की परिधि है यानी कि 2 पाई r बराबर कितना दिया हुआ है, 2 पाई r बराबर कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। और बेलन की ऊंचाई यानी कि इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है, यानी कि आपको दिया है 2 पाई r बराबर कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर r का मान निकालें तो यह कितना हो जाएगा, 88 बटे 2 पाई। r का मान यहां से कितना हो जाएगा, 88 बटे 2 पाई। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो यह आपका हो जाएगा 88 बटे 2 इंटू पाई का मान आपका होता है 22 बटे 7। तो जो बटे इसके साथ होगा वह बटे के बटे में हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा यह, तो यहां से ऊपर चला गया। 22 एकम 22, 22 चौक आपका होता है 88 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी जो आपका यहां से r की वैल्यू निकल के आई 2 इंटू 7 यानी कि कितना है, 14 है। अब आपको दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, दूसरा बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अब जो बेलन का आयतन होता है, जो बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन बराबर आपका होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। अब यहां से इस बेलन के आयतन को निकाल लेंगे, v बराबर पाई का मान फिर से रख देंगे 22 बटे कितना 7 इंटू r का स्क्वायर, r कितना है 14, तो यह आपका हो जाएगा 14 इंटू 14 और इंटू h का मान कितना है आपका 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा और आपका v बराबर कितना हो जाएगा 22 इंटू 7। तो 7 का गुणा जब हम किस में कर देंगे, 22 में कर देंगे तो 7 दूना कितना 14 और 7 दूना कितना 14, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 154 इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा 10। अब इसका अगर हम गुणा करें 14 का, तो 14 चौका कितना हो जाएगा आपका, यहीं पे कर देते हैं, 14 चौका कितना हो जाएगा 56, 56 की 6 हासिल 5, 14 पंचे 70, 70 और 5 75 हासिल कितना हासिल 7 आपका, और 14 एकम 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो 21 56 कितना आ रहा है आपका 21 56, और जब 10 का गुणा होगा तो 1 0 इसके पास और बढ़ जाएगा और यह क्या हो जाएगा आपका वर्ग इकाई, सॉरी घन इकाई हो जाएगा, आपका वॉल्यूम है ना, यह क्या हो जाएगा घन इकाई। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 8वां को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9वां है आपका, कहता है कि सिद्ध
कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना विषम संख्या, सबसे पहले हम विषम संख्या को मान लेंगे। और विषम संख्या क्या होती है, अगर सम संख्या में एक जोड़ दें, सम संख्या में एक जोड़ दें तो वह क्या कहलाती है, विषम संख्या। तो विषम संख्या को हम मान लेते हैं 2m और प्लस का कितना मान लेते हैं 1, क्योंकि देखिए हमें कोई भी संख्या लेनी है जो विषम हो, तो विषम संख्या हमें सम संख्या पर एक जोड़ने पे ही तो प्राप्त होती है ना। ऐसे हम विषम संख्या को क्या लिखेंगे, एक आपकी विषम संख्या है तो एक को तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एक ही, केवल एक को ही नहीं करना है ना, सभी विषम संख्याओं को सिद्ध करना है। तो इसलिए हमने 2m लिया, जो कि 2m क्या है, सम संख्या। भाई किसी भी संख्या से अगर सम संख्या में गुणा होता है तो उसका मान हमेशा सम ही आता है, गणित का यह सिद्धांत है। किसी भी संख्या में x y z, जहां m क्या है, m का मान जहां लिख सकते हैं यहां कि जहां m बराबर आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा से बड़ा मान, छोटा से छोटा मान। तो m कि जब किसी भी संख्या में 2 का जब गुणा कर दिया जाता है तो क्या प्राप्त होती है, सम संख्या। और सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है तो विषम संख्या हो जाती है। तो हमने माना कि एक विषम संख्या 2m प्लस क्या है 1 है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का प्रश्न में बोल रहा है कि विषम संख्या का वर्ग, तो विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 2m प्लस 1 का वर्ग। और यह किस पर खुलेगा, यह खुलेगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर, जो कि आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र होता है। अब a के जगह पे 2m है, b के जगह पे 1 है। अब इस सूत्र पर खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी 2m का स्क्वायर, तो 2m का स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस का 2ab, तो 2 इंटू a का मान 2m है तो यह हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है 2m है, और इंटू b का मान कितना है 1 है। अब इसको जब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4m का स्क्वायर, 2 में 2m का गुणा होगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो 2 में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 4, चार में m का गुणा होगा तो हो जाएगा 4m, और 4m में 1 का गुणा होगा तो 4m ही होगा, और साथ में प्लस का कितना है 1 है। अब अगर इस संख्या में हम देखें तो 4m यहाँ भी है, 4m इसमें भी है, तो 4m को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, इसमें से 4m को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो आपका 1 बचा, लेकिन इसमें से 4m स्क्वायर है जिसमें से हमने केवल 4m को लिया तो 1m तो बच रहा है यहाँ ना, तो यह क्या हो जाएगा m प्लस 1, और प्लस का क्या है 1। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी xyz, किसी भी संख्या में अगर सम संख्या का गुणा होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा सम संख्या ही आती है। तो यह आपकी एक सम संख्या है, उस संख्या में सम संख्या का गुणा हो रहा है, उस संख्या में क्या हो रहा है, किसी सम संख्या का गुणा हो रहा है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा क्या, सम संख्या। और सम संख्या प्लस 1 यहां हो रहा है, सम संख्या प्लस 1 क्या होती है, विषम संख्या होती है, सम संख्या प्लस 1 क्या होती है, विषम संख्या होती है। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यहां पे लिखेंगे कि अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ कि हमने क्या किया था, विषम संख्या का वर्ग किया था, और हमने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पे सदैव क्या आती है, एक विषम संख्या ही आती है। तो अतः सिद्ध हुआ कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग क्या आता है, विषम संख्या आता है, विषम संख्या आता है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को 9वें प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 10वां है, इसमें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन के मूल ज्ञात करना है, आपको x का मान उसमें ज्ञात करना है। समीकरण आपका क्या है, समीकरण आपका है 10x माइनस 1/x बराबर 3 माइनस 1/x बराबर 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यहां लिखेंगे दोनों, क्योंकि नीचे बटे में क्या है हमारा x है, तो बटे वाली संख्या को हटाने के लिए अगर नीचे में जितनी संख्या है उतने का ही गुणा अगर हम ऊपर कर देते हैं तो उस संख्या से ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी। और यदि हम सभी संख्याओं में बराबर संख्याओं से गुणा करते हैं तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ अगर 2 है तो 2 प्लस अगर 2 बराबर कितना है,
तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों, तो देखिए इसके नीचे में क्या है आपका x है, तो बटे की संख्या में नीचे यहां क्या है x है, और इस x को हटाने के लिए अगर ऊपर x का हम गुणा करा देते हैं तो हमारा नीचे वाला x क्या होगा, ऊपर वाले x से कट जाएगा। और जब हम इधर भी दोनों में x से गुणा करा दें, इधर भी दोनों यानी सभी पदों में अगर हम x से गुणा करा दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तरफ 1 किलो सेव रखा है, दूसरे तरफ 1 किलो सेव रखा है, और एक एक मतलब दो हम एक समान वेट का अगर सेव इधर भी डाल दें इधर भी डाल दें तो जो तराजू का जो कांटा होगा वह इधर उधर नहीं होगा, दोनों तरफ का वेट समान होगा। उसी प्रकार से हम यहां क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x से क्या करते हैं, x से हम क्या करा देते हैं, गुणा करने पर, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 10x में जब x से गुणा होगा तो यह आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1/x में अगर आपका ऊपर क्या है 1/x है, इसमें अगर x का गुणा होगा तो इस x से x कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, केवल -1 बचेगा। अब बराबर के उस पार भी हमें गुणा करना है, तो 3 का गुणा जब x के साथ होगा तो 3x होगा, 3x को इधर लेके चले आएंगे तो यह आपका क्या है, यह आपका है 10x स्क्वायर, 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का हाँ ठीक है माइनस का, और ये माइनस का 1 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक हमारा नॉर्मल सा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके हम पहले पद को और इसके लास्ट वाले पद को देखेंगे, यानी कि 10 में किसका गुणा करना है, -1 का गुणा करना है, तो कितना उत्तर आ जाएगा -10। अब माइनस चिन्ह आपका यह बताता है कि इस 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस है तो घटाने पे आनी चाहिए ये बीच वाली संख्या। तो 10 का ऐसा क्या फैक्टर है, 5 × 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी आएगा। तो अगर हम इसको करें 5 × 2 तो आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 - 2 करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार का फैक्टर तो हमें चाहिए था ना, तो इसी प्रकार के फैक्टर को हम लिख लेते हैं। अब जो आपका 10x स्क्वायर है माइनस इस 3 के जगह पे हमें क्या लिखना है, 5 - 2, तो इसको हम लिखना है 5 - 2, इसके साथ x है और साथ में क्या है -1 है, बराबर क्या है आपका 0 है। जब इसको हम x का गुणा इधर करा देंगे तो यह आपका है 10x स्क्वायर, x में 5 का गुणा होगा तो 5x, माइनस बाहर है, कोष्टक जब खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 में x का गुणा होगा तो 2x -1 बराबर क्या 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बना लेते हैं और उन दोनों में से जो कॉमन रहता है कॉमन ले लेते हैं। तो x इसमें भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो यहां पे 5x दोनों को कॉमन ले लें, तो 10 में जब 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2, 10 में 5 का भाग लगाया जाएगा तो 2 बचेगा, और x स्क्वायर में x का भाग लगाया जाएगा तो x बचेगा, 5x में 5x का भाग लगाया जाएगा तो कितना बचेगा 1। इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, और जहां कुछ भी ना कॉमन हो वहां एक जरूर कॉमन होता है, तो यहां पे यह क्या हो जाएगा 2x और -1 इक्वल टू कितना 0। अब यहां पे 2x - 1 2 बार आया, यानी इसमें भी 2x - 1 है, इसमें भी 2x - 1 है, तो यहां पे 2x - 1 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और जब इसको कॉमन ले लेंगे तो यहां केवल व केवल कितना बचेगा 5x बचेगा, और इधर 2x - 1 कॉमन ले ही लिया गया है तो यहां आपका क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, और बराबर का क्या है आपका 0 है। अब आपको इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार इतने के बराबर 0 और दूसरी बार इतने के बराबर 0 करके देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम, यदि 2x - 1 बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर पहला तो मान कितना आ गया 1/2, और दूसरा मान क्या आ जाएगा, यदि दूसरा वाला हम ले ले 5x + 1 बराबर 0, तो 5x + 1 बराबर अगर हम 0 मान लें तो यहां से 5x बराबर 1 को जब उधर भेजेंगे बॉर्डर के उस पार तो प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो 5 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, तो x बराबर -1 और बटे में कितना हो जाएगा 5। यही आपके मूल हो जाएंगे, यानी जो x के मूल हो जाएंगे कितने हैं 1/2 है, और -1 बटे कितना है 5 है। इस प्रकार से यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरह से आप 10वें सवाल को हल कर सकते हैं। जहां पे अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, पुनः से वीडियो को देख लीजिए, समझ में आपको आ जाए। तो
अगले क्रम में आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11वां। अब देखिए थोड़ा सा आपका यह 3-3 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको अथवा करके मिलेगा, दो में से एक ही आपको करने को मिलेगा। और आइए अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए सब तो आप पढ़े हुए हैं, यह एक रिवीजन सीरीज है। तो आइए जल्दी जल्दी चलते हैं। कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई, यानी कि यह प्रश्न आपका 11वां है, कहता है कि शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी एस की वैल्यू आपको फाइंड करना है। और शंकु का आयतन दिया है 550। शंकु का जो आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 550 घन इकाई, 550 घन इकाई दिया हुआ है। और इसका व्यास d बराबर कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें, इसमें पूछ रहा है आपका शंकु का आयतन, तो जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का आयतन होता है, बस हमें सबका मान इस सूत्र में रखना है। तो देखिए शंकु का जो आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना दिया है, 550 दिया हुआ है, बराबर 1/3 यह है, और इंटू पाई का मान होता है 22 बटे कितना 7, और इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, और इंटू एच का मान हमको ज्ञात करना है, तो एच को एच लिख दिए। अब देखिए एच का मान हमें निकालना है, अर्थात h के बाद जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उनको हमें बॉर्डर के इस पार भेजना होगा। तो बॉर्डर के इस पार जब भेजेंगे तो ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब नीचे हो जाएंगी, और नीचे वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब ऊपर हो जाएंगी। तो 3 और 7 नीचे है, तो ऊपर इसके साथ आ जाएगा 550 के साथ, तो यह हो जाएगा आपका 550 इंटू 3 और इंटू 7, और यह नीचे ऊपर वाली संख्याएं सब नीचे आ जाएंगी। तो ऊपर में सबसे पहले 1 है, फिर आपका क्या है 22 है, फिर आपका कितना है 5 है, फिर आपका कितना है 5 है। अब अगर हम 5 से इसको कटाएं तो 5 एकम 5 0, और फिर से 5 से कटा दें तो यह कितनी बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 बार में। तो 22 से तो आपका यह 22 कट जाएगा, नीचे वाले सारे कट गए, ऊपर बचा क्या, ऊपर बच रहा है आपका 3 इंटू 7, तो 7 त्रिक कितना होता है 21 होता है। और यह किसकी वैल्यू है, यह आपके h की वैल्यू है, क्योंकि इधर आपका क्या बचा था, केवल h बचा था। तो h बराबर यहां से h बराबर आपका कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, यानी उस शंकु की जो ऊंचाई होगी वह कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 11वें के पहले पार्ट को कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में इसमें एक अथवा में करके दिया है, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में एक पार्ट और दिया हुआ है अथवा करके, वह क्या है, कहता है कि अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, यानी कि व्यास बराबर दिया हुआ है आपका कितना, 14 सेंटीमीटर। व्यास बराबर आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे आर त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो इस प्रश्न में आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बताना है, और अर्धगोले का आपको क्या बताना है, आयतन बताना है। तो अगर आपको सूत्र याद हो अर्धगोले का, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान दिया हुआ है, तो इस संपूर्ण पृष्ठ का मान हम कितना निकाल लेंगे, 3 इंटू 22 बटे यह 7 हो जाएगा। आर का मान है 7, तो यह आपका हो जाएगा 7 इंटू 7, एक 7 से आपका एक 7 कट जाएगा। जब 22 में 7 का गुणा होगा तो यह 3 है, 22 में 7 का गुणा होगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, और 154 में जब 3 का गुणा होगा तो 4 तिहाई कितना होगा 12, और 5 तिहाई 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, और 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 462 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई हो जाएगा, 462 वर्ग इकाई हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे आयतन भी पूछा है। तो आयतन का जो सूत्र होता है अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर, सॉरी क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं क्यूब होता है,
कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसमें मान रख लेंगे, यह आपका कितना है 2/3 है, इंटू पाई का मान रख लेंगे कितना 22/7, r का क्यूब यानी 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब यानी 7 × 7 × 7। तो एक 7 से तो आपका एक 7 कट जाएगा, तो यहां से यह आपका कितना है 2 है, और 22 में 7 का जब हमने गुणा किया था तो कितना आया था 154 आया था, तो 1 5 4 हो जाएगा, और इंटू में एक 7 और है, और बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 54 में जब 7 का गुणा करेंगे तो यह 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 78 हो जाएगा, और बटे में कितना है 3 है, और जब इनका आप भाग लगा देंगे यह आपका 21 56 हो जाएगा। 21 56 बटे कितना हो जाएगा 3। जब इसका आप भाग लगाएंगे 21 56 बटे 3 का, तो जो आपका उत्तर आएगा वह कितना आएगा 78.6 के लगभग आएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। आप गुणा भाग लगा करके इसको देख लेंगे। बस आपको सूत्र पर सारे मान रखने हैं, मान रख करके उसको क्या कर देना है अप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट होता है। तो प्रश्न संख्या 12 आपका इस प्रकार से एक वर्ग दिया हुआ है और आवृत्ति दी है, इसका आपको माध्यिका की गणना करनी है। तो सबसे पहले एक कॉलम इसमें हम और बनाएंगे, और जिसमें हम क्या बढ़ा लेंगे, जिसमें हम बढ़ा लेंगे संचयी बारंबारता। क्या बढ़ा लेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, आपको जैसा कि पता हो, ऐसा सवाल हम लोगों ने कल भी किया था, कल के भी आपके मॉडल पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो संचयी बारंबारता सबसे पहले इस 4 को 4 लिखते हैं, फिर 4 में जोड़ देते हैं 10 तो 14 हो जाएगा, फिर 14 में जोड़ देते हैं 15 तो आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 में जोड़ देते हैं 8 तो आपका 37 हो जाएगा, 37 में जोड़ देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी n बराबर पदों की संख्या बराबर कितना आ गई आपके पास 40 आ गई। n का मान कितना आ गया 40 आ गया। और जो आपकी माध्यिका का सूत्र होता है ना, जो आपके माध्यिका का सूत्र होता है, सूत्र आपका होता है L प्लस n/2 माइनस का CF और बटे में क्या होता है, बटे में होता है F और इंटू आपका होता है H। जहां पे L क्या है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले हम माध्यिका वर्ग देखते हैं। माध्यिका वर्ग देखने के लिए सबसे पहले n/2 का मान निकालते हैं। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, n का मान कितना है 40 है, तो यह 40/2 यानी कि कितना हो जाएगा 20। n/2 का मान कितना आ गया 20। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी संचयी बारंबारता है उसमें 20 किस कॉलम में आएगा। तो 14 वाले में तो आएगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि इसी कॉलम में हमारा क्या आएगा 20 आएगा। तो यानी कि जो हमारे माध्यिका वर्ग है, जो हमारा माध्यिका वर्ग है यह वाला वर्ग है। तो यह पूरा वर्ग क्या कहलाएगा माध्यिका वर्ग कहलाएगा। अब आइए देखते हैं बारी बारी से मान। L जो है L बराबर है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो यह माध्यिका वर्ग है, इसकी बड़ी वाली सीमा उच्च सीमा, छोटी वाली सीमा निम्न सीमा। तो यानी कि L का मान जो है यहां से L बराबर कितना है 20 है। n/2 का मान हमें 20 पता ही हो गया। CF, तो अगर हम बात करें किसकी CF की बात करें तो CF क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यह आपका माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को हम CF से प्रदर्शित भी करते हैं। तो माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता क्या कहलाती है CF कहलाती है। तो CF का मान यहां से कितना है 29 है। CF का मान कितना है 29 है। अब अगले क्रम में आता है आपका F। तो अगर हम बात करें F की तो F क्या है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो आवृत्ति को हम F से भी प्रदर्शित करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो F यानी कि जो माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता जो है वह क्या कहलाती है F। तो F का मान कितना है, F का मान है आपका 15। अब आता है आपका H। तो H होता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल। तो अगर हम वर्ग अंतराल की बात करें 40 से 50 कितने का अंतर है, कितने का अंतराल है 10 का। 30 से 40 कितने का अंतराल है 10 का। 20 से 30 कितने का अंतराल है 10 का। 10 से 20 कितने का अंतराल 10 का। 0 से 10 कितने का अंतराल 10 का। तो H का मान यहां से कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब इन सारे मानों को हम इस सूत्र में हमें क्या करना है रखना है। आइए हम रख देते हैं इन सारे मानों को। तो यहां से L प्लस है, L का मान कितना है, L का मान है 20। तो यहां से रख देंगे 20 प्लस, अब बड़ा सा ब्रैकेट है, ब्रैकेट बना दिए। n/2 का मान कितना दिया है 20। तो n/2 बराबर आपका हो जाएगा 20 और माइनस, तो माइनस लगा लिए। CF का मान कितना है 29 है, तो माइनस का हो जाएगा 29 और बटे F का मान 15 है, तो नीचे 15 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 10।
अब अगर हम माध्यिका यहां से लिखें तो माध्यिका पहले क्या है आपका 20 प्लस है, 20 में से 29 निकलेगा, 9 बचेगा, बड़े का चिन्ह माइनस है, माइनस लिया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा माइनस का 9 बटे नीचे है आपका 15 और इंटू में कितना हो जाएगा 10। तो जब 9 में 10 का गुणा किया जाएगा तो 10 9 आपका हो जाएगा कितना 90 और 15 एक कम 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, लेकिन 6 किसमें माइनस में, तो आगे जाके माध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी 20 माइनस का 6 और 20 में से जब 6 जाएगा तो आपका आ जाएगा 14। यही आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 12 है उसमें एक पार्ट अथवा में करके और दिया है, जिसका आपको क्या निकालना है, जिसका आपको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। और यदि आपको बहुलक का सूत्र पता हो तो आपका क्या सूत्र होता है L प्लस, बहुलक का सूत्र आपका होता है L प्लस F0 माइनस कितना, सॉरी बहुलक का सूत्र आपका कितना होता है F1 माइनस कितना होता है F0 बटे 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 और इनटू में क्या होता है H। अब आइए बारी बारी से इस सूत्र में जो भी मान दिया हुआ है उनको हम देख लेते हैं कि कौन मान क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम L की बात करें तो L बराबर आपका होता है, सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग हम देख लेते हैं, तो जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपका क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बहुलक किसका है आपका इस 12 वाले का है, तो जो बहुलक आपका वर्ग होगा वह आपका ये वाला हो जाएगा। तो L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहां से कितनी है, जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, सॉरी 12 के पहले आपका ये 6 नहीं बल्कि 16 है, 12 के पहले 6 नहीं बल्कि क्या है 16 है। तो जो माध्यिका वर्ग हो जाएगा ना यह वाला हो जाएगा, यह नहीं होगा माध्यिका वर्ग, ये नहीं होगा 16 होगा, क्योंकि 16 क्या है 12 से बड़ा है। तो जो बड़ा होगा जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वही आपका क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग होगा। तो यह आपका बहुलक वर्ग है। इसकी निम्न सीमा कितनी है 20 है और उच्च सीमा कितनी है 30 है, तो हमें निम्न सीमा से मतलब है। अब अगर हम F1 की बात करें या सबसे पहले हम F0 की बात करें तो F0 होता है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग आपका ये वाला है, इसके पहले की बारंबारता कितनी है 5 है, तो F0 का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर F1 की वैल्यू ज्ञात करें तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 16 है, तो F1 बराबर 16 हो जाएगा। F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, तो बाद की बारंबारता कितनी है 12 है, और F1 F2 और ये हो गया इंटू H, H आपका है वर्ग माप, वर्ग माप इसमें कितनी है 10 है, वर्ग के बीच में अंतराल कितने का है 10-10 का है। अब इस सूत्र में हम सारे मानों को क्या कर लेंगे रख लेंगे, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, 0 का मतलब 1 के भी पहले है यानी बहुलक वर्ग के पहले, 1 का मतलब वही लेना है, उसी संख्या को लेना है। तो 1 में आपका आ जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, 2 में आ जाएगा बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। आइए इसमें सबका मान रखते हैं। L का मान कितना है 20 है, तो L के जगह पे 20 रख लिए, और साथ में F1 का मान कितना है 16, तो 16 माइनस F0 कितना है 5, तो 16 माइनस 5 हो जाएगा। नीचे कितना है 2F1, तो F1 का मान कितना है 16, F1 का मान कितना है 16, तो जब 2F1 करेंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, यह 32 हो जाएगा। माइनस F0 का मान कितना है 5 है, और माइनस F2 का मान कितना है 12 है, F2 का मान कितना है 12 है, और इनटू में कितना करना होगा, इनटू में करना होगा हमको कितना H करना होगा। अब इसको अगर हम और हल करें तो यहां पे 20 प्लस 16 में से 5 निकलेगा, आपका कितना बचेगा 11, वो भी प्लस का 11, और इनटू में ऊपर में कितना है 10 है। 32 में से 12 निकलेगा, 32 में से 12 निकलेगा तो आपका बचेगा कितना 20, 20 में से 5 निकलेगा तो बचेगा आपका कितना 15, तो यह आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जो आप चाहें तो काट भी सकते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह आपका है 20 प्लस यह 11 दूना कितना हो जाएगा 22/3। अब 3 का हम 22 से भाग दे देते हैं, तो 20 प्लस 3 का जब भाग देंगे तो 3 सते कितना हो जाएगा 21,
1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 7.33 आएगा और जब इसको जोड़ देंगे तो 20 7 27.33 यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो इस प्रकार से हम इसके अथवा वाले प्रश्न को कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा क्रिटिकल होता है आपको इस मानों को फाइंड करना। अगर इन मानों को फाइंड कर लेंगे, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 बराबर बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता और H बराबर वर्ग में जितने का अंतर है उतना। तो इस प्रकार से आपका 12वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब देखिए अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 13 है, कहता है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर के जाती है। तो पहला कह रहा है कि मूल बिंदु यानी कि 0 0 से होकर के जाती है और दूसरा 2 और 3 से होकर के जाती है। ऐसे रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है और आप जानते हैं कि प्रवणता बराबर आपका होता है, प्रवणता m बराबर आपका होता है y2 माइनस y1, सूत्र आपका होता है y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। अब इसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं, y2 कौन है, x2 कौन है। तो अगर हम x1 का मान देखें तो x के जगह पे यह है तो x1 बराबर यह हो जाएगा, x2 इसमें देखें तो x के जगह पे यह है तो x2 का मान 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से y1 का मान देखें, y1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y2 का मान देखें, y2 का मान कितना हो जाएगा, 3। अब हमें इस सूत्र पर हमें मान रख देना है प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इस पे हम जब मान रखेंगे तो m बराबर आपका हो जाएगा y2 कितना है 3 माइनस y1, तो माइनस का y1 कितना है 0 है तो 3 माइनस 0 और x2 कितना है, नीचे में आपका x2 है, x2 कितना है 2 है तो 2 माइनस x1 का मान कितना है 0 है। तो यहां से आपका m बराबर कितना आता है 3/2। यही आपका हो जाएगा आंसर। एकदम सस्ता सा सवाल था, एकदम सस्ते तरीके से आप इस प्रकार से 3 या 4 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। अगले क्रम में इसमें अथवा करके एक पार्ट और दिया है जो कि कहता है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, देखिए इस सवाल को अगर थोड़ा सा आप समझ लेंगे ना प्रेशर देके तो आपको इसका हल अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा सूत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए। कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 माइनस 2 और 3 4 से क्या है समदूरस्थ है। पहली चीज कि हम यहां पे मान लेंगे कि माना वह बिंदु क्या है, माना वह बिंदु क्या है, वह बिंदु चूंकि y अक्ष पर है तो y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होते हैं तो माना वह बिंदु क्या हो जाएगा, x के निर्देशांक 0 और y का निर्देशांक हम क्या मान ले रहे हैं y, तो 0, y है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदुओं से क्या है, एक बिंदु आपका ये है 5 माइनस 2, एक बिंदु आपका कितना है 5 माइनस 2 है, तो एक बिंदु आपका 5 माइनस 2 है और दूसरा बिंदु आपका क्या है 3 और 4 है। दूसरा बिंदु क्या है आपका 3 और 4 है। और आगे यह कह रहा है ना, आगे कह रहा है कि वह प्रश्न कह रहा है कि जो आपका बिंदु है वह इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, यानी कि यहां कहीं वो बिंदु है। मान लेते हैं कि यह बिंदु O है, यह A है और यह क्या है B है। और प्रश्न कहता है कि यह समदूरस्थ है यानी कि इससे ये वाली दूरी और यहां से ये वाली दूरी आपस में क्या है बराबर है, समान दूरी पर स्थित है। यानी O से जो B की दूरी है और O से जो A की दूरी है क्या है, समान है। यानी कि यहां पे अब आ जाएंगे क्या, प्रश्नानुसार। अब क्या आ जाएंगे यहां पे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो आपका OA है वही आपका क्या है OB है। यानी OA की दूरी, OA नहीं इसको बल्कि हम लिख सकते हैं OA की दूरी, OA की दूरी बराबर OB की दूरी। अब यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी की। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ का फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जो आपके पास फार्मूला PQ का होता है वह कितना होता है, अंडर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपके पास होता है फार्मूला। इसके लिए भी आप इसी फार्मूले को उपयोग में लेंगे, इसके लिए भी आप इसी फार्मूले को उपयोग में लेंगे। O के निर्देशांक हमने क्या माना है, 0, y माना है, तो इसको हमने क्या लिख लिया 0, y। OA का मतलब यह हुआ कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी,
ओ ए का मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की क्या है दूरी, और ओ बी की दूरी यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, यानी ओ से बी की दूरी, ओ से ए की दूरी। अब इसमें अगर हम सूत्र को अप्लाई करें तो अंडर रूट का x2 माइनस x1, अगर इसमें हम देखें तो इसमें आपका x2 क्या है 0 है, तो x2 रख लिए 0, x1 कितना है 5 है, तो माइनस का कितना 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है इसमें y है तो y2 के जगह पे y रख लिया, और माइनस y1 कितना है, y1 आपका 2 है, माइनस का 2 है तो माइनस माइनस यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, बराबर लगा लिए। OB के बीच की दूरी यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, फिर से हम सूत्र लगाएंगे क्या, x2 माइनस x1, तो चूंकि इसके लिए x1 यह है x2 यह है तो x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 कितना है आपका 0 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 4 है, y1 का मान कितना है y है, और इसका होल स्क्वायर। दूसरी चीज कि अगर हम दोनों ही पक्षों का वर्ग कर दें तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, तो यहां से लिख लेंगे हम कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यह स्क्वायर और यह स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर होता है आपका 25, प्लस लगा लिए y प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यह आपका हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस 0 यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम सूत्र नहीं लिखेंगे, यह आपके सूत्र पर खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यह आपका खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। आइए हम खोल देते हैं, यहाँ पे है 25, a का स्क्वायर यानी कि आपका y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 और a का मान कितना है y, तो यह प्लस का कितना हो जाएगा 4y। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमने खोला इसको, और यहां पे आपका है 9 प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस b का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab होता है, तो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस 2ab, तो 2 में जब 4 का गुणा होगा तो 4 दूना के आपका होगा 8, a इंटू बी, तो a का गुणा 8 हो गया, 2 दूना 4, b का मान कितना है y है, तो 8y। अब सजाती पदों को एक साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कट जाएगा, कैसे, क्योंकि एक बॉर्डर के इस पार है एक बॉर्डर के इस पार है, जब इस वाले y स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस का एक माइनस का आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 16 और 9 यहां से 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और यहां पे क्या है प्लस का 4y है बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का कितना है 8y है। 8y को इधर लेके आ जाते हैं, 29 को हम इधर लेके चले आते हैं, तो यहां पे 4y 8y इधर आएगा तो प्लस का आपका 8y हो जाएगा बराबर 25 यहां प्लस का है 25 हो जाएगा, 29 अगर इस पार आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा। अब अगर हम वहां पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है करें अगर, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, यहां से 12y हो जाएगा बराबर 29 में से 25 निकलेगा तो 4 बचेगा और चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहां 4। अब हमें y का मान चाहिए, तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे कितना 12, तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, तो y बराबर -1 बटे कितना आ जाएगा 3। y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 बटे 3। अतः जो अभिष्ट बिंदु होगा वह होगा 0 का माइनस का 1 बटे 3, यही आपका हो जाएगा अभिष्ट आंसर। नीचे लिख लेंगे कि अतः अभिष्ट बिंदु बराबर 0 कामा -1 बटे 3। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल था। प्रश्न कह रहा था कि आपके 2 बिंदु दिए हुए हैं, जिसका एक बिंदु बीच में जो है वह समदूरस्थ है, तो बीच वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चूंकि यह y अक्ष पर स्थित है, इसलिए जो x का निर्देशांक y पर क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए 0 कामा y हमने इसको क्या कर लिया मान लिया। अब
प्रश्न जो कह रहा था कि यह बिंदु समदूरस्थ है, यानी इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी समान होगी, बराबर होगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र इसके भी साथ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र इसके भी साथ, इन दोनों को लगा करके हमने समीकरण को हल कर दिया तो हमारा y का मान निकल के आया -1/3। तो इस प्रकार से आप 13वें को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 14 है, कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों में एक का जो आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल 9x त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है, आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है, 9x, कंडीशन दिया हुआ है 9x त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह आपका बराबर है 16x त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के, PQR के क्षेत्रफल के। और यदि कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो आपको AB बटे PQ क्या मान किसका मान निकालना है, AB बटे आपको PQ का आपको मान बताना है, पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। थोड़ा सा आप कंसेप्ट पे जाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है दो त्रिभुज है इसके पास, एक आपका क्या है ABC है और एक क्या है आपका PQR है, इस प्रकार से। तो एक आपका ABC है और एक क्या है PQ और R है। चूंकि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि गणित का एक प्रमेय है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB की संगत क्या है, PQ है, तो AB बटे क्या हो जाएगी, PQ, यह बराबर होगी इसकी संगत AC की संगत भुजा क्या है, PR है, तो यह हो जाएगा AC बटे PR, AC बटे क्या हो जाएगा PR, और BC की जो संगत भुजा है, जो BC की संगत भुजा QR है, तो BC बटे क्या हो जाएगा आपका QR। यह क्या होगा, आपस में बराबर होगा, कब, जब त्रिभुज आपके समरूप होंगे तब। अब अगर आपको दिया हुआ है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अगर हम यहां पे कर लें कि एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है आपका 9x है और इसका क्षेत्रफल कितना है 16x है। तो बटे में क्या कर लेंगे 16x, x से तो आपका x कट जाएगा, तो यहां से आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा, 9/16। अब एक आपके पास फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, वह सूत्र क्या होता है कि किसी भी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके किसी एक संगत भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी संगत भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है, उसके वर्ग के। तो यानी कि हमने क्या बताया, देखिए सूत्र क्या होता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, इसका अनुपात क्या है 9/16 है, तो इसके अनुपात के जगह पे हमने क्या रख लिया 9/16, और इनकी जो संगत भुजाएं हैं आपका AB बटे PQ है, AC बटे PR है और BC बटे QR है। तो इनके किसी भी एक, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, तो हमें तो इसका मान चाहिए ना, तो इन बाकी को क्यों ले, हम इसी को लेंगे। तो हमारे पास जो इसका अनुपात है वह क्या हो जाएगा AB बटे PQ का। अब यह क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात है, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब ये वर्ग यहां से हटाएंगे तो यहां से AB बटे PQ बराबर आपका आ जाएगा, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा क्या 9/16। 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो आपके P/Q का मान कितना आ गया 3/4। P/Q का मान कितना आ गया, सॉरी AB बटे PQ का मान कितना आ गया आपके 3/4। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको यह ध्यान देना है कि क्षेत्रफल दोनों दिया हुआ है, अगर इनका अनुपात निकालें तो ABC का क्षेत्रफल आपको इन दोनों का अनुपात कितना है 9x/16x है, तो यहां से x से x कट जाएगा। और इस सूत्र को आप ध्यान देंगे कि किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उन दोनों त्रिभुज के किसी एक संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है,
बराबर होता है। तो इस सूत्र के द्वारा आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब एक अथवा करके इसमें और भी दिया है जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने 5 प्रमेयों को कराया है। यदि आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो 5 प्रमेय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपका 14वां सवाल अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 15 है, कहता है कि अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए, यानी समय का मान, इसमें समय यानी कि आपका n का मान कितना दिया है, 3 वर्ष। और समय को जब आवर्ती जमा खाता कभी भी लिया जाता है तो समय को मंथ में लिया जाता है। तो 3 वर्ष में कितने महीने, 36 मंथ। 3 महीने में कितने मंथ, 3 वर्ष में कितने मंथ, 36 मंथ होंगे। तो n का मान कितना दिया है, 36 दिया हुआ है। 250 रुपए प्रति माह, यानी कि p का मान दिया हुआ है कितना, 250 रुपए। p का मान कितना दिया है, 250 रुपए। और ब्याज की दर r का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 5% वार्षिक। आर का मान कितना दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो आपका यह है अखिल, जो आपका अखिल है, इसको बैंक ब्याज कितना दे रही है। तो आवर्ती जमा खाता का, आवर्ती जमा का जो ब्याज होता है उसका एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, यदि आपको पता हो तो वह फार्मूला होता है P इंटू आर बटे कितना होता है 100, और इंटू में 1 बटे होता है 12, और साथ में क्या होता है n इंटू n+1, और बटे में कितना होता है 2। अब इसी फार्मूले पे सबका मान रख देंगे। P का मान कितना है 250, तो P के जगह पे कितना रख लिया 250, इंटू आर का मान कितना है 5, और नीचे कितना है आपका 100 है, और इंटू में कितना है 1/12 है, और साथ में n का मान आपका 36 है। तो आपका ये आपका क्या निकल रहा है, यह आपका निकल रहा है ब्याज। तो n का मान कितना है 36 है, तो 36 इंटू n+1, n का मान 36 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 37, और बटे में कितना 2। यह 2 कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में। और यहां से 12 से भी काटें तो 6 दूना 12, और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, और यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब अगर हम ब्याज की गणना करें तो यहां आपका बचा कितना 25, और ऊपर में यहां 3 बचा, और इंटू कितना बचा 37, तो इंटू 3 और इंटू कितना बचा 37, और नीचे में कितना बचा 4 बचा। तो इसका जब आप आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2775 बटे कितना आ जाएगा 4, और इसको जब आप इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका जब भाग कराएंगे तो आपका कितना आएगा 693.75। कितना आ जाएगा 693.75। यानी जो बैंक है उसको, बैंक आपके अखिल को कितना ब्याज दे रही है 693.75 रुपए। तो अब पूछ रहा है कि आखिर बैंक अखिल को कितना रुपए देगी। तो बैंक इतना तो ब्याज दे रही है, और भाई जो वो मंथली जमा कराए उसे भी तो वापस करेगा ना। तो बैंक द्वारा दी गई राशि, बैंक द्वारा मिली राशि, तो बैंक द्वारा जो राशि मिलेगी वह कितनी मिलेगी। सबसे पहले वह 36 महीने तक 250 रुपए पर महीने के दर से जमा किया, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा 250, 36 इंटू कितना हो जाएगा 250, और प्लस में बैंक अपने तरफ से कितना दे रहा है 693.75। अब इसको आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। जो भी आपका इसका उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप 15वें सवाल को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं था, एकदम सस्ता सा सवाल था। आपको मान दिया हुआ ही है, सूत्र आपको पता ही है, उस सूत्र पे बस मान रख करके हल कर दीजिए, जो आ जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 15वें सवाल को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 16 है, कहता है कि त्रिभुज ABC के परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, और कोण B बराबर आपका बोल रहा है कोण B बराबर 45 अंश, और AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर।
तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 16 है। कहता है कि त्रिभुज एबीसी के परिगत एक वृत्त की रचना करना है और जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर, इसमें आपको BC बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और आपकी AB बराबर दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AB को हम आधार मानते हुए एक 5.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम क्या देंगे, AB देंगे। अब बोल रहा है कि कोण B बराबर कितना है 45 अंश है, तो कोण B पर चांद की सहायता से हम क्या बनाएंगे, 45 अंश का कोण बनाएंगे। चांद या प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। प्रकार की सहायता से बनाने के लिए हमें 2 चाप काटना पड़ेगा, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, और ये चाप जो काटेगा, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, यहाँ से आपका बनेगा कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण। अब एक चाप यहां से यहां काट लें और एक यहां से यहां काट लें, तो ये जो आपका चाप कटेगा यह आपका कितने अंश का कोण होगा, 45 अंश का कोण होगा। अब आगे अगर इस ढंग से बनाएंगे आप, तो जो आपकी भुजा BC होगी, जो यहां से यहां वाली भुजा होगी ना, यह ऑटोमेटिक ही 7 सेंटीमीटर की होगी। तो इस बिंदु को C अगर नाम दे दें, तो अगर इस बिंदु को हम क्या नाम दे दें, C नाम दे दें, तो यह BC बराबर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसे A से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। A से हम क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे, यानी कि जहां पे आपका 7 सेंटीमीटर आएगा वहीं से हम A को क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब इसके परिगत त्रिभुज तो हमने बना लिया, त्रिभुज ABC तो हमने बना लिया, इसके परिगत हमें वृत्त की रचना करनी है। तो वृत्त की रचना करने के लिए सबसे पहले AB का लंब समद्विभाजक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक चाप यहां काटेंगे और एक चाप यहां काटेंगे। तो एक चाप इसका A से एक चाप लेंगे, तो एक चाप यहां काट लेंगे, एक चाप यहां, और एक चाप B से ऐसे काटेंगे, तो B वाला चाप इस प्रकार से कटेगा और यह जो रेखा जाएगी यह कहलाएगी लंब समद्विभाजक, यानी कि यह जो रेखा गई यह AB को 2 समान भागों में क्या करती है, काटती है। अब इसी प्रकार से हम रेखा AC का भी क्या कर देंगे, समद्विभाजक। C से एक चाप लेंगे इधर की ओर यहां, और C से एक चाप लेंगे इधर की ओर यहां। ठीक उसी प्रकार से A से एक चाप काटेंगे ऐसे यहां, और A से एक चाप काटेंगे ऐसे यहां, और फिर से इसको हम मिला देंगे, और यह जो आपका रेखा है वह AC का लंब समद्विभाजक है। और जो दोनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम नाम दे देते हैं O। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, O। अब O से A को हम क्या करते हैं, O से A को त्रिज्या मानते हुए या O से लेकर के A तक की दूरी का चाप ले लेंगे, O से लेकर के A तक की दूरी का चाप ले लेंगे, और O से इसको चाप को क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो यहां से इसको त्रिज्या मानते हुए, OA को त्रिज्या मानते हुए एक चाप लेंगे, और उस चाप से हम एक वृत्त की रचना कर देंगे, उस चाप से एक वृत्त की रचना कर देंगे। वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका होगा इस त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना। अब आपको अगले चरण में लिखना है रचना के पद। अगले चरण में रचना के पद लिखना है, जिसमें हम 3-4 चरण लिखते हैं। मैं बोले देता हूं, आप उसको आराम से लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो जो आपने किया है उसी को आपको लिखना है रचना के पद में। सबसे पहले आपने क्या किया कि एक रेखा AB खींची जिसकी लंबाई कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक 7 सेंटीमीटर की हमने क्या करी, रेखा खींची, और बिंदु A को उस रेखा से मिला दिया, और जहां पर बिंदु A मिला वह पॉइंट आपका क्या हो गया, C। तो चरण नंबर 2 में लिखेंगे कि बिंदु B को क्या मानते हुए, बिंदु B को केंद्र मानते हुए 45 अंश का कोण बनाते हुए एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची। उसके बाद उस रेखा से बिंदु A को मिला दिया, और जहां पर बिंदु A को मिला उस बिंदु को हमने C नाम दिया। यह आपका हुआ चरण नंबर 2। चरण नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे कि रेखा AB का एक लंब समद्विभाजक खींचा। रेखा AB का एक हमने लंब समद्विभाजक खींचा, और उसके बाद रेखा AC से हमने एक लंब समद्विभाजक खींचा, और जिस बिंदु पर दोनों समद्विभाजक रेखाएं मिलती हैं उस बिंदु को हमने क्या माना, केंद्र माना। ये आपका चरण नंबर 3 होता है। चरण नंबर 4 आप क्या लिख लेंगे कि बिंदु OA को
त्रिज्या मानते हुए, OA को त्रिज्या मानते हुए हमने एक चाप लिया और त्रिभुज ABC के परिगत एक त्रिभुज की हमने क्या कर दी, रचना कर दी। इस प्रकार से आपके रचना के पद कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से आप 16वें सवाल को हल कर सकते हैं। एक पार्ट इसका और है, आइए हम उसको भी देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का एक पार्ट और है जो कि क्या है, आगे कहता है कि 16 प्रश्न संख्या 16 का एक हो गया ना, हाँ दूसरा। तो दूसरा कहता है प्रश्न संख्या 16 का कि एक त्रिभुज PQR बनाइए। एक त्रिभुज PQR बनाना है जिस त्रिभुज में PQ 6 सेंटीमीटर, QR आपका 6 सेंटीमीटर हो और PQ 5 सेंटीमीटर हो। तो जिसमें PQ बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, और QR बराबर दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। QR बराबर 6 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण PQR यानी कि कोण Q बराबर आपको दिया हुआ है। कोण Q बराबर कितना दिया हुआ है, कोण Q बराबर दिया हुआ है 60 अंश। कोण Q बराबर आपका दिया हुआ है 60 अंश। तो कहता है कि इसके समरूप एक त्रिभुज बनाइए जिसमें AB बराबर, जिसमें आपको ऐसा समरूप त्रिभुज बनाना है कि AB बराबर 2/5 किसके हो, PQ के हो। 2/5 PQ के हो। ऐसा सवाल हमने कल भी किया था। आइए फिर से देखते हैं। सबसे पहले आप PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। PQ को आप 5 सेंटीमीटर की एक क्या कर दीजिए, रेखा खींच दीजिए। यहां पर P और यहां पे क्या, Q, कोण Q है ना, हाँ ठीक Q है। तो कोण Q कितना है, 60 डिग्री है। तो बिंदु Q पर 60 अंश का एक चांदा की सहायता से आप कर दीजिए, कोण बना दीजिए। चाहे तो प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। प्रकार की सहायता से बना करके 2 चाप आपको लेना होगा। एक चाप आपको यहां से काटना होगा, दूसरा चाप आपको यहां से काटना होगा। तो जो जिस बिंदु पर चाप कटेगा उसे मिलाकर रेखा खींच सकते हैं। तो आपका QR कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की एक आप रेखा खींच देंगे और फिर उस रेखा को Q से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यह जहां पे मिलेगी वही हो जाएगा आपका बिंदु R। तो इस प्रकार से PQR एक त्रिभुज का निर्माण आपने कर लिया। अब आपको जब इसके समरूप कोई त्रिभुज बनाना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बिंदु P से रेखा जो आपका PQ है, रेखा जो PQ है, इससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, आपका X है। तो एक PQ से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा। अब उस रेखा को पर क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या जो है कितना है, 5 है। तो अब 5 कोई अंतःखंड लेंगे, 5 समान अंतःखंड, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 समान अंतःखंड इस पे क्या कर देंगे, काट देंगे। इसको नाम भी दे सकते हैं हम B1 B2 B3 B4 और यह क्या है, B5 है। उसके बाद जो आपका B5 यानी लास्ट वाला जो होगा उसको आप Q से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब दूसरे क्रम में ऊपर में कितना दिया है, 2 दिया है। ऊपर में कितना दे रखा है, 2। अब हमें इस B2 से मतलब है, 2 दिया हुआ है तो हमको किससे मतलब है, इस B2 से मतलब है। तो इस B2 के समांतर, इस B2 से हमें इस रेखा के समांतर जो B5Q है इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। अब उसके समांतर हम रेखा कैसे खींचेंगे, यहां पे ये जितने अंश का कोण बन रहा है ना, जितने अंश का कोण यह रेखा बना रही है उतने अंश का हम यहां से क्या करेंगे, उतने ही दूरी का हम क्या करेंगे, चाप ले लेंगे। सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे जितना यहां बनाए हैं, ठीक वही क्या करेंगे हम B2 पर, यहां 2 दिया है ना तो इसलिए हमें B2 से मतलब है। तो इस 2 पर हम क्या करेंगे, एक चाप इस प्रकार से क्या कर लेंगे, काट लेंगे। इस प्रकार से चाप क्या कर लेंगे, काट लेंगे। अब इस चाप को जितनी दूरी पर यह रेखा है उतनी ही दूरी पर यहां से फिर से एक चाप ले लेंगे। तो यह जो रेखा जाएगी, इससे होकर के जो रेखा जाएगी वह यह रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी। एकदम ध्यान से समझिएगा, सब कुछ स्टेप वाइज है। सबसे पहले B5 को हमने मिला दिया, फिर इसके समांतर हमको यहां रेखा खींचनी है, और जब यहां हमने खींच लिया तो इस बिंदु पर फिर इसके समांतर हमें रेखा खींचनी है। तो इसके समांतर, जिस प्रकार से इसके समांतर रेखा हमने खींचा, एक चाप हमने यहां से यहां लगाया, जिस चाप को हमने ऐसे लगा लिया, फिर एक चाप हमने यहां से यहां तक काटा, फिर इसको हमने यहां से काट दिया, और जहां पे यह चाप कटा उसको हमने क्या किया, उस बिंदु से B2 से क्या किया, मिला दिया। जिस प्रकार से यहां पे हमने इसके समांतर रेखा खींची, ठीक उसी प्रकार से ये जिस बिंदु पर मिला, इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं,
ए, उस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। तो यहां से यह जिस बिंदु पर, या इसको नाम दे देते हैं बी, इसी को हम नाम दे देते हैं ए, क्योंकि एक तो आपका रिपीटेड होगा ही। अब हमने इसके समांतर यह रेखा खींच ली, अब हमें यहां से एक इसके समांतर रेखा खींचनी है, तो पुनः से हम यहां से इतने के बराबर चाप लेंगे और इस बिंदु से इतने के बराबर ऐसे हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। फिर जितने चाप यहां पे कटा है इतने के बराबर चाप लेके फिर से हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, और इस जहां पे कट रहा है उसको हम इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यह रेखा इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब यह जो हमारा त्रिभुज बना, यह ए बी और यह क्या हो गया, सी हो गया। तो यह वाला जो त्रिभुज बना वह क्या है, यह वाला जो त्रिभुज बन रहा है वह इस बड़े वाले त्रिभुज का कितना है, 2/5 गुना है। अब इसमें आपको लिखना है रचना के पद, रचना के पद। तो आइए बारी बारी से लिख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, PQ एक रेखा 5 सेंटीमीटर की खींची, और चरण नंबर 2 बिंदु Q से हमने 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। 60 अंश का कोण बनाते हुए एक कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की क्या की रेखा खींची, चरण नंबर 2। फिर चरण नंबर 3 क्या है कि बिंदु P से हमने ये Q वाली जो रेखा 6 सेंटीमीटर गई थी उसको हमने क्या किया, मिला दिया, और जिस बिंदु पर रेखा मिलती है उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया, R नाम दिया, चरण नंबर 3। चरण नंबर 4 में क्या लिखेंगे कि रेखा AB से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमने PX खींची, और उस रेखा पर हमने 5 समान अंतःखंड के कटे चाप लिए। चरण नंबर अगला। अब उसके बाद अगले चरण में हम क्या लिखना है कि हमने B5 को Q से क्या किया, मिलाया, B5 को Q से मिलाया, और B5Q रेखा के समांतर एक रेखा हमने B2B खींची। फिर से एक बार कि B5 से हमने Q को मिलाया और B5Q के समांतर यानी इस रेखा के समांतर हमने एक रेखा B2B यानी कि ये वाली रेखा खींची। अगला चरण, अगले चरण में आप लिखेंगे कि जिस बिंदु पर यह रेखा मिलती है उस बिंदु को नाम हमने क्या दिया, B दिया। अब अगले क्रम में आप लिखेंगे कि बिंदु B से हमने QR के समांतर यानी इस रेखा के समांतर एक रेखा खींची, जो रेखा बिंदु PR को C बिंदु पर क्या करती है, काटती है। इस प्रकार से हमारे ABC एक परिगत त्रिभुज की क्या हो गई, रचना हो गई, जो कि क्या है, AB बराबर 2/5 है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 16 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 17 है, इसमें आपके 2 समीकरण दिए हुए हैं, बोल रहा है समीकरण को हल कीजिए। पहला समीकरण है 41x + 17y, 41x - 17y - 17y बराबर कितना है, 99 है। यह इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है कह रहा है 17x माइनस का 41y बराबर कितना दिया है, 75। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए यह 2 चरों का रैखिक समीकरण है। इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे इस 17x को, x वाले पद को हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। जब इसको इसके बराबर कर देंगे तो एक पद कट जाएगा, दूसरे का ऑटोमेटिक से वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा। तो आइए इसको हम सबसे पहले करते हैं। हम यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करना होगा। देखिए अगर हम 41 में 17 में 41 का तो कोई तालमेल खाता नहीं है, यानी कि यह दोनों किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में हम 17 का गुणा करा देते हैं और समीकरण 2 में हम 41 का गुणा करा देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 इंटू कितना, समीकरण 1 में हम कितने का गुणा कराते हैं, 17, तथा समीकरण 2 इंटू कितने का गुणा करा देते हैं, 41। अब समीकरण 1 में 17 का गुणा कराएंगे तो सारे पदों में 17 का गुणा होगा। समीकरण 2 में 41 का गुणा कराएंगे तो सारे पदों में 41 का गुणा होगा। आइए कर लेते हैं। 41 में जब 17 का गुणा होगा तो 41 इंटू 17 और साथ में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस 17 में भी गुणा होगा कितना का, 17 का, तो यह हो जाएगा 17 इंटू 17 और साथ में इसके कितना है, y है, और बराबर इधर भी गुणा होगा 99 इंटू कितना हो जाएगा, 17। दूसरे समीकरण में हमें कितने का गुणा कराना है, 41 का। तो 17 में 41 का गुणा कराएंगे तो यह भी आपका हो जाएगा 41 इंटू 17, इसके भी साथ में x है, माइनस यह हो जाएगा आपका 41 इंटू 41, तो 41 इंटू 41, इसके साथ क्या है, y है, और 75 के साथ भी 41 का गुणा होगा तो 75 इंटू क्या हो जाएगा, 41। तो इस प्रकार से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3 और इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे देते हैं, 4। इस प्रकार से हम
दोनों समीकरणों को हमने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। अब हम यहां पे समीकरण 3 माइनस समीकरण कर देते हैं 4, और जब समीकरण नंबर 3 में से 4 घटाएंगे, माइनस चिन्ह जैसे लगेगा इसका चिन्ह बदल जाएगा और इसका प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो इससे तो आपका यह कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। यहां पे आपका क्या बचा, यहां पे आपका बच रहा है माइनस का 17 इंटू 17, माइनस का 17 इंटू 17, और माइनस इंटू साथ में y है, फिर माइनस का 41 इंटू 41, और इसके साथ में भी क्या है आपका y है, बराबर यहां पे क्या बचा आपका, यहां पे बचा 99 इंटू 17, और जब इसको घटाए तो यहां पे माइनस आ गया, तो माइनस का यह हो जाएगा 75 इंटू 41। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आप अगर ध्यान पूर्वक करेंगे तो गलती आपकी नहीं होगी। y यहां भी है, y यहां भी है, y को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो यहां आपका आ जाएगा 17 इंटू 17 और माइनस 41 इंटू 41, बराबर इधर आपका हो जाएगा 99 इंटू 17 और माइनस 75 इंटू 41, यह आपका हो जाएगा। अब हमें तो सॉरी ये बराबर नहीं है, ये कॉमन हमने लिया है y को ना। अब हमें y का मान चाहिए, तो यह जो आपका टर्म है यह इसके साथ गुणा में है, y के साथ में। इधर जब बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो यहां से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वह क्या हो जाएगा, ऊपर में यहां कितना है 99 इंटू 17 और माइनस का 75 इंटू कितना है 41, और बटे में यह कितना है, यहां जो चला जाएगा यह कितना है 17 इंटू 17 और माइनस 41 इंटू 41। अब जब इसको आप हल करेंगे ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा माइनस का 1392 और नीचे में आएगा प्लस का 1392। अब इतना कट के आपका टोटल उत्तर y का मान कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन था, लेकिन कट के कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब y का जो मान है, y के इस मान को अगर हम समीकरण 1 में आइए रख के देख लेते हैं। समीकरण 1 आपका है 41x, तो यह आपका हो जाएगा 41x, और माइनस का 17y है, तो माइनस का 17 इंटू y का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो 17 में जब माइनस 1 का गुणा होगा तो प्लस का 17 हो जाएगा, बराबर कितना है 99 है। 17 उधर जाएगा तो यह आपका है 41x, 17 उधर जाएगा तो यह 99 माइनस कितना हो जाएगा 17। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 41 को हमें नीचे भेजना पड़ेगा। 17 में से 99 में से 17 निकलेगा, आपका क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, और यह 41 जब इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा 41, तो 41 एकदम 41, 41 दूना 82, तो x का मान कितना निकल के आया, 2 आया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 17 को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा यह आपका लंबा था, तो आपका 6 नंबर का है भी, तो 6 नंबर अगर आपको लेना है तो कुछ तो मेहनत आपको करनी ही होगी ना, ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगा 6 नंबर। तो इस तरह से आप 17वें सवाल को हल करें। प्रश्न संख्या 17 का एक अथवा करके और भी दिया हुआ है। कहता है कि आपका एक अनुपात दिया हुआ है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है कि A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है AC बटे BD, AC बटे BD। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यह जो आपका संबंध दिया हुआ है, इसको अगर लिखें तो यह आपका हो जाएगा AB बराबर, इसके जगह पे क्या हो जाएगा बराबर, और यह हो जाएगा C बटे D। अब AB और CD आपस में बराबर है, तो इसको हम मान लेते हैं कि यह किसके बराबर है, M के बराबर है। भाई यह और यह आपस में बराबर है, तो हम मान लिया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने माना कि A बटे B बराबर C बटे D बराबर किसके है, M के है। अब यहाँ से जब इसके बराबर M है तो A बटे B बराबर अगर M हो जाएगा, तो B को अगर M के पास भेजेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से, और यदि आपके CD बराबर M है तो D को अगर M के पास भेजें तो यहां C बचेगा और यह क्या हो जाएगा, आपका DM हो जाएगा। अब हमको लेना है यहां से LHS, इसको हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहां से हम लेंगे क्या, LHS। LHS क्या है आपका, A का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। नीचे वाले को हम ऐसे ही रहने देते हैं। A का मान हमारे पास क्या है, BM है, तो यह आपका हो जाएगा B इंटू M का स्क्वायर।
यानी b का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है, c का स्क्वायर यानी dm का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर, और बटे में क्या है, b इंटू माइनस डी स्क्वायर है। यम स्क्वायर यहाँ भी है, m स्क्वायर यहाँ भी है, m स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा आपका b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, नीचे आपका क्या है, b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इस b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर से यह b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल m स्क्वायर। तो LHS बराबर आपका क्या आया, m स्क्वायर। थोड़ा सा हमें RHS को भी हल करना होगा, आइए RHS को भी हम हल कर देते हैं। RHS आपका है AC बटे BD, नीचे को हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर A और C, AC का मान तो हमारे पास है ना, A का मान कितना है, BM है, तो यह आपका हो जाएगा BM, और इंटू C का मान कितना है, DM, तो इंटू में हो जाएगा आपका DM बटे क्या है आपका BD। यम इंटू एम आपका हो जाएगा m स्क्वायर, m इंटू एम क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर, और b इंटू डी क्या हो जाएगा, b इंटू डी आपका हो जाएगा bd, और नीचे क्या है आपका bd, तो bd से bd आपका कट गया, बचा क्या आपका m स्क्वायर। तो जो आपका LHS की वैल्यू आई थी, जो आपके LHS की वैल्यू आई थी, वही आपके RHS की भी वैल्यू आ गई, तो LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, सिद्ध होता है, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से हम 17वें सवाल को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 18 है, कहता है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं। ABC जो है यानी कि कोण A, कोण B और कोण C, त्रिभुज ABC के क्या है, अंतः कोण है। ABC के क्या है, अंतः कोण है, और जब अंतः कोण है तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 अंश होता है। तो अगर आपके पास A प्लस B प्लस C बराबर कितना है, 180 अंश है, तो आपको सिद्ध करना है, इसी में दिया हुआ है आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C बटे 2, साइन B प्लस C बटे क्या 2 बराबर cos A बाई 2, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है B प्लस C, तो अगर यहां से हम लिखें क्या, B प्लस C, तो B प्लस C बराबर आपका हो जाएगा 180, A जब बॉर्डर के उस पार जाएगा तो माइनस का आपका हो जाएगा A। इसी को हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और आ जाते हैं अब कहां, LHS पर। अब LHS आपका कहता है कि साइन B प्लस C बटे कितना 2, साइन B प्लस C बटे 2, और B प्लस C का मान कितना है, समीकरण 1 से यहां लिख लेंगे हम, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन B प्लस C को लिख सकते हैं 180 माइनस A, तो 180 माइनस A, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 180 बटे 2 माइनस A बटे 2, आइए अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो साइन 180 बटे 2 माइनस A बटे 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में अगर हम इसको देखें तो यह आपका है साइन, यहां आपका है साइन के साथ 180 बटे 2, 180 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस A बटे 2, A बाई 2। अब आपको जैसा कि पता है कि साइन को 90 किस में बदल देता है, साइन को 90 बदल देता है कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के जगह पे है A बाई 2, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस A बाई 2 हो जाएगा, और यही तो आपका RHS है, बराबर RHS। कितना सस्ता सा सवाल है, और यह आपका 6 नंबर का सवाल है। अगर आप इतना कर देते हैं बस, तो आपको पूरा 6 नंबर आपको मिल जाता है। अब एक पार्ट इसका और है, आइए जल्दी से देखते हैं, फिर चलेंगे। 18 एक अथवा करके और दिया हुआ है, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल है, आइए देखते हैं। 14 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से, प्रेक्षक कितना लंबा है, 14 मीटर। मान लेते हैं एक प्रेक्षक है, आदमी है, टिंकू है, जो कि कितना लंबा है, 14 मीटर है। तो 14 मीटर प्रेक्षक है जो कि मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि यहां कहीं मीनार होगी, और इस मीनार से यह 25.6 सेंटीमीटर 25.6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, खड़ा है।
यदि उसके आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है? उन्नयन कोण यदि 45 अंश का बनता है। इसके भाई प्रेक्षक यह है तो सर, भाई सर ऊपर होगा ना, सर के बल तो खड़ा नहीं होगा कि सर यहां होगा, यहां पैर होगा इसका, सर इसका ऊपर की ओर होगा और आंख इसका यहां पे होगी। इस आंख से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वह कितने अंश का बन रहा है? 45 अंश का बन रहा है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि अगर इसको नाम दे दे ए, इसको नाम दे दे बी, इसको नाम दे दे सी, इसको नाम दे दे डी और इसको नाम दे दे ई, तो आपको बी ई की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। थोड़ा सा इसमें देखिएगा, यह आपका आयत है तो जितना मान इस भुजा का है उतना ही मान इस भुजा का होगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो यह इसकी लंबाई हो जाएगी 14 मीटर, और जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होगा तो इसका मान हो जाएगा 25.6 मीटर। अब हमारे पास जो त्रिभुज बना कौन सा? सी डी ई, तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज सी डी ई से, देखिए इसमें चित्र बनाना तो आपको एकदम अनिवार्य है, चित्र आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज सी डी ई से अगर हम ले लें क्या? अगर हम ले लें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका डी है तो लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या है? डी है और आधार इसका सी डी है, तो बटे में क्या हो जाएगा? सी डी। थीटा बराबर दिया है 45 अंश, तो tan क्या हो जाएगा? यहां पे tan हो जाएगा आपका 45 अंश बराबर डी की वैल्यू पता नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और CD का मान कितना है? 25.6, तो CD बराबर आपका हो जाएगा 25.6। tan 45 अंश अगर हम मान ज्ञात करें tan 45 अंश का, तो tan 45 अंश का टेबल में मान कितना होता है? 1, तो 45 अंश के जगह पे कितना हो जाएगा? 1 बराबर यह आपका है DE बटे 25.6। 25.6 को बॉर्डर के इस पार भेजें, भाग में है गुणा में हो जाएगा, 1 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 25.6 बराबर किसका? मान DE का, यानी कि जो ये वाला DE है इसका भी मान कितना है? 25.6 मीटर है। अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है मीनार की ऊंचाई। अब आपको क्या बताना है? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई BD प्लस DE, भाई ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा दोनों को जोड़ देंगे तब तो पूरी मीनार की ऊंचाई प्राप्त होगी ना। तो यानी कि BD प्लस का DE, BD प्लस का DE, BD की लंबाई कितनी है? 14, तो यानी कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी 14 प्लस DE की लंबाई कितनी आई? 25.6, तो यह आपका हो जाएगा 25.6। अब इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना होता है? 9, 2 और 1 कितना होता है? 3.6 मीटर ऊंचा आपका मीनार है। देखिए कितना सस्ता सा सवाल, 6 नंबर आपको दे करके चला जाएगा। सबसे पहले इसमें मुख्य है, चित्र बना लीजिए। प्रेक्षक की जितनी ऊंचाई होगी यह आपका आयत बन जाएगा इस प्रकार से। अब इस वाले त्रिभुज में आप लगा देंगे क्या? tan थीटा लगा देंगे तो आपका DE का मान पता हो जाएगा, और जब BD और DE को जोड़ देंगे तो आपके मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आपका 18वां प्रश्न कंप्लीट होता है। यकीन मानिए कि इतनी लंबी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, और हमारे मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।